पहले मैं आपका एक जवाब दे दूं कि जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलें तो कौन सी पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करेगी। जब प्रधानमंत्री ही फेक न्यूज़ फैलाने वालों को फॉलो करेंगे तो कौन सी पुलिस एफआईआर करेगी, मुझे बता दीजिए। तो जब सरकार ही फेक न्यूज़ को या फेक तस्वीर को एक तरह से ऑथराइज करने लगे, मान्यता देने लगे, तो पुलिस उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर सकती, क्योंकि हमारी पुलिस उस तरह से नहीं बनाई गई है। उसकी उसी मानसिक और उसकी जो भी है तैयारी नहीं है। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है। जब आप एक बड़े से गैदरिंग में ये कह देते हैं कि भगत सिंह से मिलने कोई नहीं गया, तो वो एक झूठ है, और वो एक सामान्य झूठ नहीं है, वो बहुत सोच समझ के बोला गया एक झूठ है। और इस झूठ से मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो आपके अंदर एक नागरिक के भीतर एक बेस तैयार करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या इस झूठ के बगैर आप प्रधानमंत्री को नहीं पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बगैर भी उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं, पर मैं ये समझना चाहता हूं कि उन्हें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। ये भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ फैला रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के खिलाफ फैला रहे हैं, और सच शायद ये हो कि बॉर्डर के उस पार बैठा कोई दूसरा व्यक्ति इसको एम्पलीफाई कर रहा है और हम आपस में लड़ते रह जाएं। ये भी एक सच है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा वाले नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे असहमत हूं। मैं बता रहा हूं। आप कहते हैं कि भगत सिंह से कोई शायद बड़ा नेता मिलने नहीं गया। प्रधानमंत्री एक सेकंड, अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू आया, ठीक, वो किसी पाकिस्तान के रेडियो से चला था और पाकिस्तान के वेबसाइट से चला था, और न्यूज़ पे ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसको उठा के भारत के खास वैचारिक समर्थकों के वेबसाइट ने उसको छापा, न्यूज़ बनाया, और उससे कई लोगों ने उसको ट्रेंड करके ट्वीट किया। तो इसके झांसे में कोई भी पढ़ सकता है। वो ज़रूर चुनौती है कि बाहर के देश के लोग हम सबको लड़ा सकते हैं उस ट्वीट को करके, पर ये इतना निर्दोष व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पिक्चर को मत भूलिए कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है। अगर खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कि एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम को चांटा मारा, वो उदाहरण तो वही दे रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया है। उन्हें इस तरह का, उसने इसका क्या संभव है? कोई संपूर्ण इसका नहीं, इस तरह का उदाहरण कहते हैं उन्होंने फैलाई है। मैं दूसरा कहता हूं, नहीं, उन्होंने खुद दिया है ये उदाहरण। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैल रही है, हमने फैलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला के लोगों ने ट्वीट किया। आप उसका बयान को ठीक से पढ़िए, मैं उसको निकाल के पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं वो वाली बात कहूंगी, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, मुझे लेना देना भी नहीं, मगर मैं ये भी कहूं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जाए हमारी पार्टी तेले ने, वो कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है। पर मैं सच आपको बताना चाहूंगा, और पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। एक सच सुनिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ये इतिहास का वर्जन है कि भगत सिंह से मिलने कोई बड़ा नेता नहीं गया, या वो ये कहते हैं, जब ये कहते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी और गांधी जी के कारण आजादी मिली, जो एक इतिहास मैं भी मानता हूं का बहुत बड़ा योगदान था, और बिना खड़क बिना ढाल हमें आजादी मिल गई, ये हमेशा हमें पढ़ा गया। अगर भारत का प्रधानमंत्री उठ के ये बोलता है कि आजादी के अंदर नॉन वायलेंस के अलावा जो आर्म स्ट्रगल था उसका भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने भी आजादी में योगदान दिया, तो मुझे लगता है 50 साल से जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो फेक न्यूज है। गलत इतिहास की किताब पढ़ी है, मैंने अभी कहा। तो खाली जो आपका इतिहास है कि खाली नेहरू और गांधी जी, आपने कहा कि पटेल साहब ने जब वो बंबई गए उससे पहले अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नेहरू से कितने भी मतभेद हो उनका साथ मत छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए उनके बीच में मतभेद तो थे, तो फिर उसमें फेक न्यूज कहां है? इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है उसको फेक न्यूज की कैटेगरी में मत लेके आइए। इतिहास के वर्जन को सुनिए, कि जैसे आजादी के समय के इतिहास को आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चैलेंज करते तो आप सोर्सेज के साथ किताबें लिखते, सेमिनार करते, बात करते, लेकिन टीवी डिबेट में जाके कभी कहते हैं कि इस पटेल ने अन्याय कर दिया, तो कभी कहते हैं नेहरू ने पटेल के साथ धोखा दिया। ऐसा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ मिलके अंग्रेजों से नहीं, पटेल और बोस से लड़ रहे थे। हाँ, और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पटेल और बोस को सेटल करने के लिए 10 साल जेल में रहे, नेहरू को और कोई काम नहीं था। तो ये नहीं बताया जाता है कि उनकी जीवनी में, आप राजमोहन गांधी की जीवनी पढ़िए तो बड़ा ही मार्मिक क्षण है। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों के कहने पे पटेल को जाना पड़ता है मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो। तो जाते वक्त जवाहरलाल नेहरू शाम को मिलने आते हैं, कहते हैं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। लेकिन सुबह उनसे एनवी गाडगिल मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे एक वादा करो।
मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ तो एनवी गाडगिल कहते हैं कि हाँ कहिए, मैं वादा करता हूँ। तो सरदार पटेल गाडगिल साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी में तो मैंने यही पढ़ा था कि मेरे बाद जवाहर अकेला हो जाएगा, तुम उसका साथ मत छोड़ना। और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उसमें ये लिखा है राजमोहन गांधी ने कि पंडित जी के साथ तुम्हारी जो भी डिफरेंसेस हों तुम उनको छोड़ना मत। तो जो आदमी जिसको हम इस तरह से बाइनरी में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आखिरी दिन में 15 दिसंबर को उनका निधन हो जाता है और वो जा रहा है, तो हम फेक न्यूज को सिंबलाइज करते हैं। कैसे? आपने वो मूर्ति बना दी। मूर्ति आप बना सकते थे, लेकिन वो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया क्या है? उस पूरी प्रक्रिया में 4 साल में आपने पटेल को नेहरू के बरक्स खड़ा किया, छोटा बड़ा करके फिर उसको सिंबलाइज किया। तो वो मूर्ति तो है ही। तो हम और आप, बहुत सारे लोग सरदार पटेल को निश्चल तरीके से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो एक तरह से वो एक डिजाइन है जो उसने एक पत्थर की तरफ बना दी गई है कि जो आपकी फेक समझ है हिस्ट्री की, वो उसका कल्मिनेशन है। तो इस प्रोसेस में वो मूर्ति बनी है। तो मुझे उससे ज्यादा समस्या होती है। ऐसे उनकी मूर्तियों की कोई कमी नहीं है, और भी ऊंची बन सकती है। वो ऊंचे कद के नेता जरूर थे। तो बहुत तरह के आपके साइकोलॉजिकल, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं जल्दी एक बात खत्म कर देता हूं कि लोकतंत्र में सूचना और समझ का बड़ा रोल है। अगर ये चीज नहीं है आपके पास, तो आप एक गुलाम से भी बदतर हैं। अगर सूचना पहुंचने के माध्यम फेक हो जाएं और सूचनाओं को ही फेक कर दिया जाए, तो फिर आप एक नागरिक के रूप में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 150 साल की आजादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी स्थिति समझ और सूचना के स्तर पर गुलाम वाली बना लेंगे। तो सावधान रहिएगा, ये हंसने या मजाक करने की चीज नहीं है। ये किसी सरकार के आने और जाने से नहीं है। ये किसी के बड़े स्केल पे करने या किसी के छोटे स्केल पे करने की चीज नहीं है। ये जो आपने अपनी आजादी हासिल की थी कि तरह तरह के तर्कों और संदर्भों से आप सोचेंगे, उसको समाप्त करके एक सुरंग में आपको ठेलने की कोशिश है। अगर आपको सुरंग में जाना इतना अच्छा लगता है तो आपको मुबारक। मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इतना जोखिम लेके आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं।